What the hell? Hey! Stop the truck! Stop! Stop! Stop the truck! चेस्टर्स मिल्स, जो कि कुछ दिनों पहले तक तो आम शहरों की तरह हुआ करता था, लेकिन फिर वहां पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी जिससे पूरे शहर की जान खतरे में आ गई। अब ऐसा इस शहर में क्या हुआ, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम बारबी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में किसी की डेड बॉडी को दफना रहा था। बारबी के चेहरे पर हम अजीब सी टेंशन को देख पाते हैं। खैर बारबी अपना काम खत्म करके गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। हमें पता चलता है कि बारबी इस टाउन का रहने वाला नहीं है। वो जब रास्ते में किसी से बात करते हुए जा रहा था तो तभी उसे अपने सामने पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिससे बारबी थोड़ा घबरा गया और वो अपनी गन बाहर निकाल लेता है। लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस उसे नोटिस नहीं करती। वो पुलिस को देखते हुआ जा ही रहा था कि तभी गायों का एक झुंड उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और अब उसका टायर भी पंचर हो चुका था। वो अपनी गाड़ी ठीक कर ही रहा था कि तभी अचानक से पूरे शहर में भूकंप आने लगा। ये भूकंप काफी बड़ा था और तभी वहाँ पर आसमान से कुछ चीज नीचे आकर गिरती है। उस चीज ने वहाँ पर खड़ी एक गाय को 2 हिस्सों में काट दिया। ये देखकर बारबी पूरी तरीके से हैरान था। वो देखता है कि ये चीज एक इनविजिबल बॉल है। ये इतनी ज्यादा शार्प थी कि इसने वहाँ पर बने घरों को भी काट दिया था। अब तभी बारबी के पास एक जोई नाम का लड़का आता है। जोई उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तब बारबी कहता है कि हाँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जोई भी उस बॉल को देखकर हैरान था। अब तभी आसमान से एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है जो कि इस बॉल से टकरा कर क्रैश हो गया। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि ये चीज कोई बॉल नहीं बल्कि राउंड शेप में बना एक डोम यानी गुम्बद है, जिसने पूरे चेस्टर मिल को कवर कर लिया है। इधर दूसरी तरफ हम शेरिफ ड्यूक और लिंडा को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि अचानक से पूरे शहर की लैंडलाइन और नेटवर्क कट हो गया है और इलेक्ट्रिसिटी भी काम नहीं कर रही। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई है। इधर हम एक रेडियो स्टेशन में फिल और उसके असिस्टेंट डॉडी को देखते हैं, जिनके रेडियो सिस्टम में सिग्नल नहीं आ रहे थे। इन्हें ये पता चलता है कि पूरे टाउन के रेडियो सिस्टम का यही हाल है। फिल कहता है कि हमारे रेडियो सिस्टम को रेटिंग मिलने का ये सबसे अच्छा मौका है। तो ये दोनों सिग्नल ठीक करने में लग गए। इधर दूसरी तरफ हम जूनियर नाम के लड़के को एनजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ देखते हैं। एनजी जोई की बहन है और पैसे से एक नर्स है। जूनियर एनजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन एनजी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा फील नहीं करती हूँ और जो भी हमारे बीच हुआ तुम उसे भूल जाओ। लेकिन जूनियर उसे समझाने की कोशिश करता है। तब एनजी उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली आती है, जिससे जूनियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इधर दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचती है। वो औरत से बताती है कि इस हफ्ते प्रोपेन के कई सारे टैंक मैंने चेस्टर मिल में आते हुए देखे हैं, जो कि ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। इधर दूसरी तरफ बारबी अपनी तरफ एक ट्रक को आते हुए देखता है। उसने आवाज देकर किसी तरीके से उस ट्रक को डूम में ठुकने से रोक लिया। अब तो वहाँ पर ड्यूक और लिंडा भी पहुंच जाते हैं। जोई उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरीके से अचानक से यहाँ पर एक डोम बन गया। लिंडा यहाँ पर ही नोटिस करती है कि डोम कभी कभी झटका देता है और डोम के दूसरी तरफ से आवाज ना तो अंदर आ सकती है और ना ही आवाज बाहर जा सकती है। तभी वहाँ पर चेस्टर मिल का काउंसिलमैन बिग जिम आता है। ये लोग उस इनविजिबल डोम को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये चीज है क्या। इन्हें शहर के अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि वहाँ पर एक इनविजिबल बॉल बन गई है। तब बिग जिम भी फैसला करता है कि वो पूरे शहर में इमरजेंसी अनाउंस करेगा। वो रेडियो के जरिए सबको बताता है कि चेस्टर मिल में एक बड़ी इमरजेंसी आ गई है, इसलिए जो भी कहीं पर जा रहा है या फिर ड्राइव कर रहा है तो वो वहीं पर रुक जाए। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें मदर कैरोलिन, एलिस और उनकी बेटी नोरी। ये लोग चेस्टर मिल से होते हुए कहीं जा रहे थे। इन्हें यहाँ की इमरजेंसी के बारे में भी पता चलता है, लेकिन ये लोग इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और वहाँ से जाने लगते हैं। इनके सामने एक ट्रक आ रहा था, लेकिन तभी वो ट्रक डोम से टकराकर चकनाचूर हो गया। खुशकिस्मती से इन लोगों ने ठुकने से पहले ही अपनी कार रोक ली। ये लोग उस इनविजिबल डोम को देखकर हैरान थे, लेकिन अब तभी अचानक इनकी बेटी नोरी को दोहरे पड़ने लगते हैं। दोहरे पड़ते वक्त वो सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि पिंक स्टार गिर रहा है। इधर दूसरी तरफ हम बारबी और जूलिया को देखते हैं, जो कि इस डोम के बारे में पता निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब तभी उन्हें एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है, जिसे डोम ने काट दिया था।
उस घर की मालकिन बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी क्योंकि डोम की शार्पनेस ने उसके हाथ को भी काट दिया था। जूलिया और बारबी जल्दी से उसकी मदद करते हुए उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाते हैं। पूरे शहर के लोग बुरी तरीके से घायल हैं। पूरा हॉस्पिटल पेशेंट से भरा हुआ है। जूलिया का हस्बैंड पीटर एक डॉक्टर था। जब वो अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है तो उसे ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड आज हॉस्पिटल नहीं आया, जिससे जूलिया को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। इधर बाहर भी बाहर आकर एंजी से मिलता है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ये सब कार में बैठा हुआ जूनियर भी देख रहा था। एंजी को किसी और से बात करते हुए देखकर उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इधर दुनिया भर के साइंटिस्ट आकर उस डोम को चेक करने लगे, लेकिन उन्हें भी इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद हम बिग जिम और ड्यूक को प्रोपेन के बारे में कुछ बात करते हुआ देखते हैं, लेकिन ये लोग कुछ साफ साफ नहीं बताते। बस इतना समझ लो कि कुछ तो बात है जो ये दोनों औरों से छुपाना चाहते हैं। इधर दूसरी तरफ हम बारबी को देखते हैं, जिसके पास जूनियर आता है। जूनियर बारबी से कहता है कि देख, अगर तुझे सही सलामत रहना है तो एंजी से दूर रह। इनके बीच फाइट होने ही वाली थी कि अब तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है। तभी देख जूनियर वहाँ से चला गया। अब क्योंकि बारबी यहाँ का रहने वाला नहीं है तो वो अपनी कार में ही सोने का फैसला करता है, लेकिन जूलिया उससे कहती कि मैं अपने होते हुए तुम्हें कार में सोने नहीं दे सकती, तुम मेरे घर में सो सकते हो। तब बारबी भी मान गया। जब वो अंदर पहुंचता है तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जूलिया का हस्बैंड पीटर कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसे बारबी ने आज सुबह मारकर दफनाया था। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि बारबी पीटर के केबिन में अपने उधार के पैसे लेने के लिए गया था, लेकिन पीटर उसे पैसे देने से मना करता है। तब इनकी इस लड़ाई में पीटर एक्सीडेंटली मारा गया, लेकिन बारबी का लॉकेट उस केबिन में ही रह जाता है, जिस पर बारबी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। इसके बाद हम जोई को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के साथ था, लेकिन अब तभी अचानक से उसे भी दौरे पड़ने लगते हैं और वो भी वही बात कह रहा था कि पिंक स्टार गिर रहा है। इधर हम एंजी को देखते हैं, जो कि अपने घर पहुंचती है, लेकिन तभी वहां पर जूनियर ने उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया और वो उसे पकड़कर अपने फादर के शेल्टर में ले जाकर उसे कैद कर देता है। जूनियर उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कैद किया है। मैंने देखा कि जब से वो डोम गिरा है तब से तुम बहुत अजीब अजीब बिहेव कर रही हो। मुझे मेरी पुरानी एंजी चाहिए और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। ये कहकर वो बाहर आ गया। बाहर आकर वो अपने फादर से मिला और हमें पता चलता है कि इसके फादर कोई और नहीं बल्कि बिग जिम है। इसके बाद हम ड्यूक और लिंडा को देखते हैं, जो कि अभी भी रात होने पर उस डोम के बारे में पता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ड्यूक जैसे ही उस डोम के पास गया तो तभी उसके सीने में दर्द होने लगा। उसका पीसमेकर फट गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। दरअसल ये डोम अपने पास किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के आने पर उसे ब्लास्ट कर देता है और ड्यूक भी इसी वजह से मारा गया। ड्यूक की मौत से बिग जिम और लिंडा काफी ज्यादा अफसोस में थे और ड्यूक की डेड बॉडी को दफनाने वाले एक आदमी लेस्टर के पास लेकर जाते हैं। हमें पता चलता है कि लेस्टर, ड्यूक और बिग जिम तीनों दोस्त ही थे। अब जब लिंडा वहां से चली आती है तब बिग जिम लेस्टर से कहता है कि हमें किसी भी तरीके से अपने प्रोपेन वाले काम को सभी से छुपाना होगा। चलो, वैसे भी ठीक ही हुआ कि ड्यूक मर गया, लेकिन अब हमें उसके पास जितने भी सबूत थे उन्हें खत्म करना होगा। दरअसल इनके इनलीगल काम में ड्यूक भी इनके साथ था। खैर, अब थोड़ी देर बाद जब लिंडा अपने पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो वो देखती है कि बिग जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। उसके पूछने पर वो बताता है कि मैं सिर्फ ड्यूक के फोटोज ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। वो अपने काम के कुछ सबूत ढूंढ रहा था जो कि शेरिफ के पास थे। अब जल्दी से बिग जिम बाहर आकर लेस्टर को बताता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जरूर उसने वो सबूत अपने घर में रखे होंगे। हमें किसी भी हालत में वो सबूत खत्म करने हैं, वरना वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएंगे। खैर, इधर दूसरी तरफ जब बारबी की आँख खुलती है तो वो जूलिया से अपने लॉकेट के बारे में पूछता है, लेकिन जूलिया मना कर देती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अब तो बारबी को याद आता है कि उसका वो लॉकेट वहीं कैबिन में रह गया है, जिससे उसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद हम रेडियो स्टेशन में डॉडी को देखते हैं, जो कि सिग्नल लाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। उसे डोम के दूसरी तरफ से कुछ मिलिट्री ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो सिर्फ सुन सकती थी, दूसरी तरफ उसकी आवाज नहीं जा सकती। इधर जोई जब अपने दोस्त के साथ घूम रहा होता है तो उसे डोम के दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट उसे डोम पर पानी डालते हुए नजर आते हैं। जोई देखता है कि डोम किसी छन्नी की तरह है, बिल्कुल ना के बराबर मात्रा में दूसरी तरफ से पानी आ रहा था। इधर दूसरी तरफ हम बारबी को देखते हैं, जो अपना लॉकेट लेने के लिए उस कैबिन में आता है।
और वहाँ पर उसे उसका ब्लो किट मिल भी गया। लेकिन तभी वहाँ पर जूनियर भी पहुँच गया। दरअसल जूनियर उसका पीछा कर रहा था। जूनियर उससे कहता है कि तुम्हें एंजी के साथ तो मजा आ रहा होगा और रात तो तुम उसी के साथ सोए होगे। ये सुनकर बारबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जूनियर को पीट कर वहाँ से चला गया। इसके बाद हम लेस्टर को देखते हैं जो कि सबूतों को मिटाने के लिए ड्यूक के घर पहुँच गया था और वहाँ उसे वो पेपर्स मिल भी जाते हैं। वो जल्दी से वहीं पर उन पेपर्स में आग लगा देता है, लेकिन तभी वो आग धीरे धीरे कर पूरे घर में लग गई। लेस्टर वहीं पर फंस गया। धीरे धीरे उस घर की लपटें बढ़ने लगी और आसपास के सभी इलाकों में यहाँ के बारे में पता चल जाता है। बारबी और उसके साथ के सभी लोग इस आग को बुझाने में लग गए। लिंडा देखती है कि अंदर कोई है। वो अपनी जान पर खेलकर किसी तरीके से अंदर से लेस्टर को बचा कर लाती है। अब तो बिग जिम एक जेसीबी लेकर आता है और वो जेसीबी से घर को गिराकर आग को बुझा देता है। बिग जिम वहाँ पर सभी लोगों से कहता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर पॉल कहने लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम यहीं मारे जाएंगे। ये डोम हमें धीरे धीरे कर पागल कर रहा है। ये कहकर वो डोम की तरफ गोली चलाता है, लेकिन वो गोली डोम से टकराकर वापस आकर एक दूसरे पुलिस ऑफिसर फ्रेडी को लग जाती है, जिससे वो वहीं पर मारा गया। बारबी जल्दी से पीछे से जाकर पॉल को गिराकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद पॉल को ले जाकर एक सेल में बंद कर दिया गया। लेकिन लिंडा देखती है कि पॉल को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो जैसे ही पॉल को देखने के लिए उसके पास गई तब पॉल उस पर अटैक करके वहां से भाग गया। लिंडा ये बात बिग जिम को बताती है। तब बिग जिम एक डाइनर में जाकर सभी को बताता है कि पॉल भाग चुका है और उसे पकड़ने के लिए हमें अपनी टीम में कुछ लोगों की जरूरत है। तब कुछ लोग उसकी टीम में शामिल भी हो जाते हैं। बिग जिम वहाँ पर बैठे बारबी के पास भी जाता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद ये लोग पॉल को पकड़ने के लिए निकल गए। इधर हम एंजी को देखते हैं जो कि अभी भी शेल्टर में बंद थी। उसके पास जूनियर आता है। तब एंजी जूनियर को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन जूनियर उसकी बातों में नहीं आता और वो वहाँ से चले आता है। इधर हम नोरी को देखते हैं जो कि जोई से मिलती है। ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं और जल्दी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। जोई नोरी को अपने घर लेकर आता है। नोरी के पेरेंट्स भी उसके साथ थे। जोई कहता है कि आप लोग यहाँ पर रुक सकते हो क्योंकि मेरे पेरेंट्स डॉम गिरने से पहले बाहर गए थे और डॉम की वजह से ही वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे। तब नोरी और नोरी के पेरेंट्स भी यहाँ पर रहने लगे। अब जब नोरी जोई का हाथ पकड़ती है तब दोनों को एक साथ दोहरा पड़ने लगा और वो दोनों सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे। इधर दूसरी तरफ ये लोग पॉल को ढूंढ रहे होते हैं और पॉल इन्हें मिल भी जाता है, लेकिन इससे पहले कि लोग पॉल को पकड़ पाते पॉल इन पर ही गन पॉइंट कर देता है। वो इन्हें मारने वाला था कि तभी पीछे से लिंडा ने आकर उसे मार दिया। खैर अब इसके बाद हमें एंजी को देखते हैं जिसके पास जूनियर आता है। उसके हाथ में चोट लगी थी। वो एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया था। जूनियर एंजी से अपने हाथ पर पट्टी करने के लिए कहता है। तब एंजी भी ऐसा ही करने लगी, लेकिन वो जूनियर के ध्यान को भटकाकर उस फर्स्ट एड बॉक्स में से एक कैंची चुरा लेती है, जिसके बारे में जूनियर को बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वो वहाँ से चले आता है। अब जब थोड़ी देर बाद जूनियर एंजी के पास आता है तो वो उसके लिए एक ड्रेस लेकर आया था। जूनियर एंजी को उस ड्रेस को पहनने के लिए कहता है। तब एंजी भी उसकी बात मान गई और वो जूनियर के करीब आकर उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करती है। अब जैसे ही एंजी को मौका मिला तो उसने उस कैंची से जूनियर पर अटैक कर दिया, लेकिन जूनियर अपने आप को बचा लेता है और समझ जाता है कि एंजी अभी भी उसे नहीं चाहती और वो उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। वो गुस्सा होकर एक बार फिर से एंजी को वहीं पर बंद कर वहाँ से चला जाता है। इधर जब पूरे दिन की थकान के बाद बारबी और जूलिया घर आते हैं तब जूलिया को बारबी का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता और उसे उस पर शक होने लगता है। जब बारबी वहाँ से गया तब जूलिया उसके बैग को चेक करने लगी जिसमें उसे चेस्टर मिल का मैप मिलता है और बारबी ने उस मैप की एक जगह पर मार्क कर रखा था। यानी इसका मतलब यह है कि बारबी चेस्टर मिल को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन उसने जूलिया से कहा था कि वो चेस्टर मिल में पहली बार आया है और वह यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता। अब ये पता चलने के बाद तो जूलिया का शक और भी ज्यादा बढ़ गया। फिर इधर बाहर चेस्टर मिल के सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब लिंडा वहाँ पर आकर उन्हें शांत कराती है और इसी चक्कर में अचानक ही लिंडा की तबीयत खराब होने लगी। उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यही जूलिया बारबी से पूछती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब बारबी उसे कुछ भी नहीं बताता और वो वहाँ से चला आता है। इधर इस हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी
और जितनी भी एंटीबायोटिक थी वो किसी ने हॉस्पिटल से चुरा ली। ये देखकर बिग जिम बारबी को अपने साथ लेकर उन्हें ढूंढने के लिए जाता है और इन्हें पता चलता है कि ये सारी एंटीबायोटिक लेस्टर ने चुराई थी और अब वो उन्हें जला रहा है। वो कहता है कि हम सब मरने वाले हैं तो किसी के भी जीने का कोई भी फायदा नहीं है, वैसे भी तो हम मरेंगे ही। लेकिन बारबी और बिग जिम किसी तरीके से उससे दवाइयाँ ले जाते हैं। इधर दवाइयाँ न मिलने पर सभी लोग हॉस्पिटल में अफरा तफरी मचाने लगे। तब जूनियर वहाँ पर आकर उन्हें गन दिखाकर रोकता है और उन सबसे कहता है कि इस प्रॉब्लम से हम सभी को मिलकर बाहर निकलना होगा, थोड़ा हौसला रखो, हम सब इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जूनियर की चीज यहाँ पर लिंडा भी देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे जूनियर कोई अच्छा इंसान है। खैर बाद में वो उसे अपने पास बुलाकर उससे कहती है कि मैंने देखा कि तुम लोगों को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल करते हो, मुझे लगता है कि तुम इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने के काबिल हो, इसलिए आज से तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो। ये सुनकर जूनियर खुश हो जाता है। खैर अगले दिन हम जूलिया को देख पाते हैं जो कि बारबी को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। वो बारबी के बारे में पता लगाने के लिए पीटर के कैबिन में जाती है जहां उसे कुछ ऐसी चीज पता चली जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गई। इधर दूसरी तरफ हम जोई और नोरी को देखते हैं जो कि इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर हमें दौरे क्यों पड़ रहा है और उनके साथ ऐसा क्या होता है जिससे उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं रहता। अब इसी चीज के बारे में जानने के लिए ये दोनों ये फैसला करते हैं कि ये दोनों अपनी इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर देखेंगे। इसके बाद इन्होंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगाई और फिर एक दूसरे को टच किया जिससे इन दोनों को एक बार फिर से दोहरे पड़ने शुरू हो गए। अब जब इन्होंने अपने मोबाइल में वीडियो चेक की तो दोहरे पड़ते टाइम ये वही बात कह रहे थे कि पिंक स्टार गिर रहा है, लेकिन इसी बीच में जोई चुप रहने का इशारा करता है। नोरी जब जोई से इस बारे में पूछती है तो तब जोई कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे लगता है कि टॉम हमें कुछ बताना चाहता है या फिर समझाना चाहता है। और बस दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब क्या जूलिया को बारबी के बारे में पता चल गया, यह एनजी शेल्टर से बाहर निकल पाएगी और क्या है आखिर इस डोम का सच, ये सारी चीजें पता चलेंगी हमें इसके अगले पार्ट में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।